जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीपू सुल्तान के बारे में। आप सबको पता है कि इस समय हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके तहत आज हम लोग 8वां लेक्चर कवर कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। हम लोग बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। इसके पहले अगर आप लोगों ने इसके पहले जो वीडियो आया था मैसूर तथा हैदर अली का इतिहास आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप लोग एक बार जाकर देख लेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम से किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी कंटेंट हिंदी माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक भूमिका तैयार करेंगे कि किस तरह से टीपू सुल्तान को हैदर अली तथा मैसूर से जोड़ते हैं। होता क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पूरी तरह से औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगल वंश की समाप्ति होती है, जो मुगल वंश के प्रतापी शासक थे, उसके बाद उत्तर मुगल कालीन शासक आते हैं, बहुत सारे प्रांत आज़ाद हो जाते हैं, उनमें से बंगाल भी एक था। उसी समय यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश होता है, सारी कंपनियां यहाँ पर आती हैं, व्यापार करती हैं। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी कंपनियों को यहाँ से भगा दिया, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत में सक्रिय हुई। अब वह व्यापार के अलावा भारत पर राजनीतिक सत्ता विस्थापित करना चाहती है, और सबसे पहले उन्होंने तत्कालीन समृद्ध प्रांत जिसे हम लोग कह सकते हैं बंगाल पर उन्होंने अधिकार किया, इलाहाबाद की संधि की। उसके बाद उनकी आवश्यकताएं वहां से भी पूरा नहीं हुई तो उन्होंने मैसूर की तरफ रुख किया। मैसूर क्या है, पहले मैंने आप लोगों को जो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया था उसमें मैंने आप सबको बताया था कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य ये दक्षिण भारत के दो प्रसिद्ध सूबे थे और इन आपस में लड़ाइयां चलती थी। लेकिन विजयनगर का जब विघटन होता है तो वहीं से निकलता है मैसूर, क्योंकि विजयनगर के साम्राज्य में ही एक प्रांत था मैसूर नाम का। तो मैसूर स्वतंत्र होता है और आगे चलकर वाडियार वंश का यहाँ पर शासन चलता है, जिसमें उसके शासकों के द्वारा तो कुछ बदलाव नहीं किया गया, लेकिन उसके जो मंत्री वगैरह थे उन्होंने सत्ता संभाली। उन्हीं में से एक सैनिक के तौर पर हैदर अली था, और हैदर अली धीरे धीरे करके डिंडुगुल का फौजदार बनता है। उसके बाद 1761 ईस्वी में वह अपने आप को मैसूर का शासक घोषित कर देता है, और इस तरह से परिस्थितियां होती हैं किस चीज़ की, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, हैदर अली पराजित कर देता है किसे, अंग्रेजों को। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसमें भी अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां चेंज होती हैं। उस समय का जो बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, उसने एक व्यक्ति को भेजा किसके पास, दक्षिण भारत में हैदर अली से युद्ध करने के लिए, और उसने राजनीति लगाई, अपनी कूटनीति का प्रयोग किया, और इनकी तरफ से हैदर अली की तरफ से जो दो व्यक्ति भारत के लड़ रहे थे, जैसे एक निज़ाम हो गया और महादजी सिंधिया हो गए जो मराठों के शासक थे, उसने इन दोनों में फूट डाल दी और हैदर अली से अलग कर दिया। और पोटानोवा में 1781 में हैदर अली से वह युद्ध कर लेता है। उस व्यक्ति का नाम था आयरकूट। ठीक है, आयरकूट का युद्ध होता है किससे, हैदर अली से। पोटानोवा में 1781 में वह अकेला था, यूरोपियन सेना सुदृढ़ थी, तोपें थी, बंदूकें थी, इस वजह से हैदर अली पराजित हो जाता है। हैदर अली की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन युद्ध में वह घायल होता है और मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं रही, क्योंकि वह युद्ध पूरी तरह से खो चुका था, अपने प्रांत को खो चुका था। इस वजह से 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही हैदर अली की मृत्यु होती है तो उसका प्रसिद्ध और प्रतापी बेटा जिसका नाम था टीपू सुल्तान, वह गद्दी पर बैठता है। तो आज के वीडियो में हम लोग टीपू सुल्तान के व्यक्तित्व के बारे में समझेंगे, क्योंकि दो आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुके हैं। उसके बाद अब तीसरा और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा वह टीपू सुल्तान स्वयं लड़ेगा, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। हम लोग बात करेंगे उसके व्यक्तित्व के बारे में, देखेंगे कि उसकी धार्मिक सहिष्णुता कैसी थी, हिंदुओं के प्रति व्यवहार कैसा था। मैंने 2 पॉइंट आप लोगों के लिए लाया है गजेटियर से, एक है द मैसूर गजेटियर और एक है फ्रीडम स्ट्रगल इन केरल। इनमें कुछ उसके व्यक्तित्व के बारे में बातें की गई हैं कि यह हिंदू विरोधी था, कई मंदिरों को इसने तोड़ा था, वो पॉइंट भी आप लोगों को जानना आवश्यक है। ठीक, चलिए पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1782 से 1799 तक का। टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था, सुल्तान फतेह अली खान साहब, टीपू सुल्तान का यह पूरा नाम था। 1782 में हैदर अली अर्थात इसके पिता की मृत्यु होती है और यह मैसूर का शासक बन जाता है। और इसने सबसे बड़ा काम क्या किया कि आधुनिक कारखानों के लिए इसने
बहुत सारे काम किए, उसके लिए यह विख्यात है या फिर प्रसिद्ध है। जैसे मैं आप सबको बताया था पिछले वीडियो में कि जब हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बनता है तो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर उसने क्या किया था, एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। किसने? हैदर अली ने। तो उसी का पुत्र यह था। यह जानता था कि अगर हम व्यापारिक दृष्टि से स्ट्रांग रहेंगे, हमारे पास पैसे होंगे, धन की मात्रा अच्छी खासी होगी, तो जो हमारी सेना है वो भी सुदृढ़ होगी। इस वजह से यह कारखानों की तरफ फोकस करता है और उसके लिए इसे विख्यात माना जाता है। यह कई भाषाओं को जानता था, जैसे अरबी हो गई, फारसी, उर्दू और कन्नड़। इन भाषाओं को यह जानता था। और क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने बहुत सारी नई चीजें की, जैसे कि इसने क्या किया, नई मुद्रा चलाई, अपने नाम की माप और तौल की एक इकाई इसने विकसित की। साथ ही साथ इसने एक संवत भी चलाया जिसे हम लोग कैलेंडर बोलते हैं। ठीक, टीपू सुल्तान ने संवत भी चलाया था। अपनी सेना इसने यूरोपीय पद्धति पर आधारित की, क्योंकि इसे पता था कि इसका जो पिता है अंग्रेजों से ही पराजित हुआ है, ब्रिटिशर्स से ही, और यूरोपीय सेना अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम भी उनसे पराजित हो सकते हैं। ठीक, प्रशासन इसने पाश्चात्य तरीके से चलाया। पाश्चात्य तरीके का मतलब यह है कि जो पुराने तौर तरीके थे उस हिसाब से इसने अपना प्रशासन चलाया, लेकिन इसने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर रखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1796 में इसने क्या किया, नौसेना के लिए पोत घाट बनवाया, जिसे आज आप लोग पोर्ट वगैरह बोलते हैं। तो इसका निर्माण इसने 1796 में करवाया था, क्योंकि इसके पास नौसेना का भी जो मात्रा थी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, क्योंकि अंग्रेज हमेशा नौसेना की वजह से ही लोगों को पराजित करते हुए आए थे। मुगलों को भी उन्होंने नौसेना के दम पर ही परेशान किया था। ठीक है, और कहां पर इसने बनवाया, यूपीएससी यहां से प्रश्न पूछ चुका है कि टीपू सुल्तान ने पोत घाट कहां पर बनवाया था। तो मौलिदाबाद, वाजिबाबाद और मंगलौर, 3 जगहों पर इसने पोर्ट बनवाया एक तरह से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका जो पिता था हैदर अली, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि जब वह शासक बनता है तो वह राजा की उपाधि धारण करता है, लेकिन जब टीपू सुल्तान शासक बनता है तो यह अपने आप को बादशाह बोलता है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन कर रहा हूं, पढ़ा भी चुका हूं, प्राचीन भारत के इतिहास में भी और मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी और मॉडर्न में भी। जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था, दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वे अपने आप को सुल्तान बोलते थे या फिर बादशाह बोलते थे। और जब मुगल आए तो मुगलों ने अपने आप को किस नाम से संबोधित किया या फिर किस उपाधि को ग्रहण किया, बादशाह या सुल्तान, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपने नाम के इसने सिक्के चलवाए, मैंने पहले ही आप लोगों को यहां पर बताया। ये जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उससे यह प्रभावित होता है। कौन? टीपू सुल्तान। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था। 1 मिनट, क्रांति मेरे साथ भी हो रही है, गर्मी बहुत तेज लग रही है, बस 1 मिनट दीजिएगा। चीज़ों को आप लोग समझते चलिए, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं। इसने क्या किया, श्रीरंगपट्टनम जो इसकी राजधानी थी वहां पर इसने स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया। ठीक, उसके साथ ही जैकोबिन क्लब का यह मेंबर बन गया। आपके माइंड में आएगा कि सर जैकोबिन क्लब है क्या? तो फ्रांस में एक क्लब हुआ करता था जिसका मतलब ही था लिव इंडिपेंडेंट और डाई, मतलब जियो तो स्वतंत्र होकर अन्यथा मर जाओ। यह वक्तव्य वहां का था और उसी का यह अनुसरण करने लगा। जैकोबिन क्लब का यह सदस्य बन गया अंग्रेजों को इंडिया से भगाने के लिए। इसने अपने आप को नागरिक टीपू के नाम से संबोधित किया कि मेरा नाम होगा नागरिक टीपू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1791 में मराठे श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटते हैं। देखिए मैंने आप सबको बताया कि जो मराठा थे, पिछले वीडियो में भी आपने देखा जब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो मराठे और निजाम अंग्रेज की तरफ से आए हैदर अली से युद्ध करने। तो आज यहाँ परिस्थितियाँ ये बन रही हैं कि जो मराठा लोग थे उन्होंने श्रृंगेरी में एक शारदा का मंदिर था, माँ शारदा का मंदिर था, उसे उन्होंने लूट लिया। जब उसे उन्होंने लूट लिया तो टीपू सुल्तान ने उस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए पुजारी द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने पर बहुत सारा धन दिया। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लगता है कि यह हिंदू धर्म के प्रति भी सहिष्णु था। आगे हम लोग देखेंगे इसके व्यक्तित्व के बारे में। ये आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति समझता था कि अगर मैं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हूं तो हमारी सेना भी सुदृढ़ रहेगी। और तत्कालीन समय की बात करें, जिसकी सेना सुदृढ़ थी उसकी सत्ता थी। ठीक, उसने
आधुनिक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया और व्यापारिक दृष्टि से फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू में दूत भेजा। आप फ्रांस, तुर्की और ईरान के बारे में तो जानते हैं, पेगू का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। पेगू, जिसे आज म्यांमार कहा जाता है, पहले वह पेगू के नाम से जाना जाता था। पेगू के बाद उसका नाम बर्मा पड़ा और बर्मा के बाद उसका नाम म्यांमार पड़ा है। ठीक, तो इन 3 देशों में उसने अपने दूत भेजे व्यापारिक दृष्टि से। अरब, कुस्तुनतुनिया, काबुल और मॉरिशस में इसने अपने दूत मंडल भेजे। किस चीज के लिए? व्यापार के लिए, क्योंकि हम व्यापार पर फोकस कर रहा था। ठीक, धार्मिक रूप से रूढ़िवादी प्रवृत्ति का था, किसी भी धर्म को नहीं मानता था, पाश्चात्य सभ्यता पर रहता था, लेकिन इस्लाम धर्म को यह अपनाता था। ठीक है, इस्लाम धर्म को वरीयता देता था और ऐसा किताबों में बताया गया कि यह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। लेकिन मुझे जब मैंने गजेटियर पढ़ा और ये जो मैंने देखा फ्रीडम स्ट्रगल इन केरल, इसके माध्यम से मुझे पता लगा कि टीपू सुल्तान हिंदुओं के प्रति कभी भी सहिष्णु नहीं हुआ, औरंगजेब की नीति को अपनाया था। मैं बात करूंगा डीपली लास्ट में। ठीक, जमींदारी की जगह इसने रयतवाड़ी प्रथा चलाई। जमींदारी प्रथा का मतलब यह था कि एक जमींदार होगा जो पूरे गांव के जमीन का टैक्स वसूलेगा। फार्मर्स वहां पर कृषि करेंगे, खेती करेंगे, लेकिन टैक्स वसूलेगा कौन? जमींदार अपने हिसाब से लगान लगा के वह वसूलेगा। लेकिन इसने क्या किया? रैयतवाड़ी शुरू कर दिया। रैयत का मतलब होता है किसान, मतलब किसान अब स्वयं सरकार को टैक्स देगा, मतलब डायरेक्ट वह बादशाह को टैक्स पे करेंगे। तो जो मीडिएटर का कार्य था वह पूरी तरह से जमींदार से इसने छीन लिया। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सुना था, मैंने आपको बताया भी है, चाहे मध्यकालीन भारत हो चाहे मॉडर्न हो, जब शासक खुश होता था तो लोगों को इनाम स्वरूप भूमि प्रदान करता था, जमीन देता था। तो इसने इनाम वाली कर मुक्त भूमि को जब्त कर लिया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। और इसे एक और उपाधि दी गई थी। टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। यह पॉइंट याद रखिएगा, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक, और वीरता के कारण इसे शेर मैसूर कहा जाता है। देखिए, कहीं पर आपको यह भी मिलेगा कई किताबों में, जैसे आप सतीश चंद्रा की बुक पढ़ेंगे या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह मिलेगा कि इसका जो पिता था हैदर अली, उसने इसे शेर मैसूर की उपाधि प्रदान की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह पहला शासक था जिसने युद्ध में रॉकेट अर्थात मिसाइल का प्रयोग किया था। यह छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है। यूपीएससी फैक्ट बहुत कम पूछता है, आपको हमेशा वो सस्पेंस वाले क्वेश्चन देता है। ठीक, तो इसलिए ध्यान देंगे कि पहली बार रॉकेट का प्रयोग इसने किया था। तो कौन था वह? टीपू सुल्तान। इसकी एक प्रसिद्ध उक्ति थी, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छी नहीं है। और इसी उक्ति का अनुसरण करते हुए 1782 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 4 मई 1799 में युद्ध में यह मारा जाता है। 1799 में इसकी मृत्यु हुई है, 82 में तो यह शासक बना था। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखते हैं टीपू सुल्तान से रिलेटेड। कहा जाता है कि इसकी जो तलवार थी वह 7.4 kg की थी, मतलब 7 किलो 400 ग्राम की इसकी तलवार थी। अब यहाँ से कुछ आप लोगों के लिए जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, सेकुलरिज्म की तरफ लेकर जाएंगे और इसे अगर राजनीतिक चेहरा देने की कोशिश करेंगे तो मैं उन सबसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो फैक्ट है मैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। टीपू सुल्तान की जो तलवार थी, ऐसा कहा जाता है कि उसमें लिखा था कि ऐ मालिक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं पूरे भारतवर्ष से या पूरे वर्ल्ड से काफिरों को समाप्त कर सकूं। काफिर मतलब जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं, मतलब यहाँ इस्लाम धर्म को वरीयता दिया करता था। उसके बाद एक द मैसूर गजेटियर नाम का पत्रिका है, उसमें लिखा गया है कि टीपू सुल्तान ने लगभग 1000 मंदिरों को नष्ट किया था। तो ये पॉइंट आपको जानने चाहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं, पिछले वर्ष हमने देखा था कि 4 मई को टीपू सुल्तान की जयंती मना रहे थे लोग, पता नहीं किस वे में उसे वो राष्ट्र का नायक बोल रहे थे। मेरे तो ये बात समझ में नहीं आती। अगर आप टीपू सुल्तान को अपना नायक मानते हैं, कोई भी हो, मैं किसी धर्म विशेष पर नहीं जा रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, अगर टीपू सुल्तान को, औरंगजेब को, जो बहुत ही बेकार वाले आक्रांता थे, इंडिया में आए और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता, धन वगैरह सब कुछ लूट लिया, नस्तनाबूद कर दिया, पूरी दिल्ली को लूटा, जैसे नादिर शाह हो गया, अहमद शाह अब्दाली हो गया, इन सबको लोग क्या मानते हैं? इन सबको कई लोग अपना आइडल मानते हैं। जैसे अहमद शाह अब्दाली है, वो अफगानी था, तो अफगानिस्तान में उसे तुर्रे तुर्रानी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ का शासक है, वहाँ के लोग मान सकते हैं वो दूसरे कंट्री पर आया और उसे लूटा।
तो वो लोग उसे अपना मान सकते हैं, लेकिन इंडिया के लोग जब ये चीज़ बोलते हैं कि हम उसके प्रशंसक हैं, हम उसे अपना आइडल मानते हैं, टीपू हमारा आइडल है, औरंगजेब हमारा आइडल है, तो कहीं ना कहीं भारतीय होने पर शक होता है उनके। ये बात मैं खुल के आप लोगों से बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आक्रांता थे और भारत में लूटने आए थे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं आप लोगों के सामने एज ए टीचर खड़ा हूँ, ना कि एज ए हिंदू या फिर मुस्लिम। मैं किसी में बंटवारा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आपकी मेंटेलिटी है, भारत ने सबको अधिकार दिया है कि आप कोई भी धर्म माने, कुछ भी करें, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक भारतीय होने के नाते आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, किसी को भी आइडल मानने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि उसके द्वारा किए गए कार्य इंडिया के लिए सही थे या फिर गलत थे। तो जो भारत में आक्रांता आए, यहाँ पर आक्रमण किए, धन वगैरह लूटे, गलत काम किए, मंदिर वगैरह तुड़वाए, मस्जिद तुड़वाए, तो उनके लिए आप अगर आप अपना उन्हें आइडल मानते हैं तो मेरे हिसाब से आप कहीं से कहीं तक यूपीएससी के एस्पिरेंट्स तो नहीं हैं, क्योंकि आपको फैक्ट के हिसाब से चलना है, ना कि जातिवाद और धर्म पर चलना है। ठीक। एक और गजेटियर है फ्रीडम स्ट्रगल इन केरल, उसमें लिखा गया है कि टीपू सुल्तान का यह वक्तव्य है कि यदि सारी दुनिया भी मुझे मिल जाए तब भी मैं हिंदू मंदिरों को नष्ट करने से नहीं रुकूंगा। यह उसका वक्तव्य है और फ्रीडम स्ट्रगल इन केरल में लिखा गया है। तो ये सारे पॉइंट थे जो मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे युवा वर्ग भी हैं जो भटक रहे हैं। ऐसे आक्रांताओं को, ऐसे लोग, मैं मानता हूँ कि इसने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की, लेकिन इसने कहीं से कहीं तक सहिष्णुता की नीति नहीं अपनाई। एक शासक का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो सहिष्णुता का होता है। उसके निगाह में सभी प्रजा एक समान अगर है तभी वह शासक माना जाएगा, वरना उसे हम शासक नहीं कह सकते, उसे हम टेररिस्ट भी बोल सकते हैं, आक्रांता भी बोल सकते हैं। ठीक। तो इस तरह से टीपू सुल्तान, औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, इन सबको अपना आइडल मानने वाले मेरे युवा साथियों, ध्यान से देखिए। अगर इंडिया को ग्रो करवाना है, इंडिया को आगे लेकर जाना है, तो इन छोटी प्रवृत्तियों से आपको आगे निकलना पड़ेगा। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से अगर मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों से प्रभावित होकर आप में से अगर एक दो लोगों ने भी ये चीज़ अपना ली तो मुझे गर्व ही महसूस होगा। ठीक है। मैं कोई समाज सुधारने नहीं आया हूँ, पहली बात है। यूपीएससी के हिसाब से मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं और उम्मीद है कि पसंद आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कवर करेंगे और उसके बाद पूरी तरह से मैसूर का इतिहास भी हम लोग कवर कर देंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।